नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, उससे संबंधित जो परंपरागत विचार हैं और जो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन विचारों के आधार पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कितने भागों में बटा हुआ है, उसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उनके क्या क्या गुण हैं, वे किस अवस्था में है, कितना टेम्परेचर है वहाँ का। तो इन सारी चीज़ों को आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना की बात आई तो आपको हम ये बता दें पहले कि ये जो परंपरागत विचार है आंतरिक संरचना के संदर्भ में, जिसमें टेक्नोलॉजी का यानी तकनीक का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, उस समय परंपरागत विचार प्रस्तुत किए गए। ये विचार करीब 1750 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक प्रस्तुत किए गए। इन विचारों में भौतिक स्रोत को आधार बनाया गया और इन आधार पे घनत्व आधारित अध्ययन किया गया, उस पे विचार प्रस्तुत किए गए। तापमान आधारित अध्ययन किया गया, उस पे विचार प्रस्तुत किए गए। दाब आधारित अध्ययन किया गया, उस पे विचार प्रस्तुत किए गए। लेकिन इन अध्ययनों के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए गए, उस विचार की आलोचना भी हुई, जिसे बाद में अप्रासंगिक मान लिया गया। इसके बाद कुछ प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया, भूकंप विज्ञान आधारित, इस प्रक्रिया के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का एक मॉडल पेश किया गया। हम अभी भूकंप के बारे में नहीं जानेंगे डिटेल से, भूकंप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम भूकंप विज्ञान के आधार पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक संरचना है, मतलब इस आधार पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने वर्गों में क्यों बांटा गया है। जैसे पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, जैसे आप लोग मोटा मोटे तौर पे जानते होंगे कि जो ऊपरी भाग है एक क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट है। इसके बाद ये जो है मेंटल है, और ये जो है कोर है, ये कोर है। ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसको कि क्यों इतने वर्गों में बांटा गया। तो ये हम भूकंप विज्ञान आधारित अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भागों को इस प्रकार से हम बांट पाते हैं। तो आइए हम बारी बारी से बात करेंगे घनत्व आधारित, तापमान आधारित और दाब आधारित। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बतला दें कि आप किसी भी खासकर जीएस को अगर पढ़ते हैं तो इसे आप वन लाइनर फॉर्म में अगर याद करते हैं किसी भी जीएस को, यानी कि वन लाइनर का मतलब एक लाइन में अगर जीएस है उसको आप याद कर लिए, उसका कोई पहले का सोर्स क्या है, बाद का क्या है, कोई अगर आपको मालूम नहीं है तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। तो मेरा ये सलाह ये है कि आप किसी भी चीज़ को, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, यानी मतलब कहने का मतलब जो भी आप जीएस पढ़ते हैं, तो आप ये हमेशा प्रयास कीजिए कि हम उसको थोड़ा सा विस्तार वे में पढ़ें। थोड़ा सा विस्तार वे में पढ़ने से क्या होता है कि उससे बहुत सारी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें जुड़ जाती है, और वो चीज़ें ऑटोमेटिक जो आपको परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ता है, और उसमें आप कभी भी दुविधा में नहीं होते हैं और आसानी से उन प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। तो आइए इनमें कुछ फैक्ट पर भी होगी बात, और कुछ आपको समझ डेवलप करने के लिए भी आप इस चीज़ को सीखिए। तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। अब ये घनत्व आधारित अध्ययन है, इसके बारे में समझते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि घनत्व होता क्या है ना। तो आप ये जानते होंगे एक फार्मूला, घनत्व बराबर होता है
तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझते हो कि द्रव्यमान क्या होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा होता है, यानी किसी भी पदार्थ में, यानी सिंपल यानी कि पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। आयतन जानते ही होंगे, जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु है और उसका एक निश्चित आयतन होता है, आयतन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, है ना। तो इस प्रकार से एक छोटा कॉन्सेप्ट था, ये तो आप जानते होंगे। आप यहाँ पे आपको समझने लायक चीज़ ये है जो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है कि दाब, आयतन और घनत्व, ये सब चीज़ में संबंध क्या होता है। आगे इस चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, दाब आधारित अध्ययन में, घनत्व आधारित अध्ययन में हम इन सब बिंदुओं पर आगे बात करते हैं। जैसे दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ऐसा क्यों होगा। देखिए इसका एक तर्क समझिए। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कमेगा। जैसे मान लीजिए कोई बैलून है, बैलून समझते होंगे। अगर बैलून को हम हल्का दबाएंगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो कम जाएगा। जब कमेगा तो घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन से है। एक तरह से अगर मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, इसमें उस पदार्थ के कण काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि इसका घनत्व अधिक है। अगर ये कोई पदार्थ है, इसमें उसके जो पदार्थ के कण हैं, यानी ठोस या वायु या गैसीय अवस्था, जो भी अवस्था में पदार्थ हो, उसका कण अगर काफ़ी दूर है तो उसका घनत्व कम माना जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि घनत्व बढ़ जाता है। क्यों, किसी वस्तु का अगर दाब बढ़ेगा, किसी वस्तु पर हम दाब बढ़ाएंगे, जैसे हम बैलून का उदाहरण लिए हैं, अगर बैलून को हम दबाए, पुश किए, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। आयतन कम हो तो उसमें जो वायु भरा हुआ है, जो वायु के कण हैं, वो क्या होगा, और नज़दीक हो जाएंगे। तो उस स्थिति में उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रश्न सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि किसी पदार्थ पर या किसी पदार्थ का दाब अगर हम बढ़ा दें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन कम जाएगा। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ने का मतलब आप ये समझिए कि उसके जो कण हैं, उस पदार्थ में जो कण है, किसी अवस्था में हो, अगर वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है, या गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, तो जो भी अवस्था में हो, वो कण और अगर नज़दीक हो जाएंगे, यानी दाब बढ़ेगा, आयतन कमेगा, तो कण नज़दीक हो जाएंगे, तो उस स्थिति में घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखना है। ये चीज़ दूसरा चीज़ आपको ये समझना है यहाँ पे कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत का जो घनत्व होता है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं, है ना। और संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आप ये भी समझिएगा कि घनत्व का मात्रक होता है घन प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या आपको ये भी मिल सकता है केजी प्रति मीटर क्यूब, है ना। तो ये एक अलग बात है। अब हम आइए जो अध्ययन किया गया, घनत्व आधारित अध्ययन में जो विचार प्रस्तुत किए गए जियोलॉजिस्टों के द्वारा, उस पर बात करते हैं। उन्होंने पहला मत ये दिया कि संपूर्ण पृथ्वी में समान प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में समान प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ऊपरी परतों के द्वारा उत्पन्न दाब के कारण पृथ्वी के आंतरिक परत का घनत्व बढ़ जाता है। यानी कि दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ जाता है। जैसे आप एक ऐसे समझिए इसको कि ये मान लीजिए कोई सीमेंट का बोरा है या चावल का, मान लीजिए चावल का बोरा इस प्रकार से सरियाया हुआ है, एक पे एक करके ऐसे रेक लगा हुआ है। तो उनका कहना यह था कि जो नीचे वाला जो बोरा है, यहाँ नीचे वाला, अगर ऊपर से जो हम सब एक ही प्रकार का पदार्थ है लेकिन ये नीचे है, तो इस पर क्या हो रहा है कि दाब अधिक पड़ रहा है ऊपर से, इस प्रकार से दाब यहाँ अधिक पड़ रहा है। तो दाब अधिक पड़ने के कारण इसका नीचे वाला जो पार्ट है, इस पर जो है इसका घनत्व बढ़ गया है। तो उनको इसी संदर्भ में ये कहना था कि सारा पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी जो है एक ही प्रकार के पदार्थ के बने हैं, लेकिन ऊपरी परतों के द्वारा उत्पन्न दाब के कारण पृथ्वी के आंतरिक
परत का घनत्व जो है बढ़ा हुआ है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अब इसका इस संदर्भ में आलोचना शुरू हुआ। जो दूसरे वर्ग थे जियोलॉजिस्ट का, उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा ये भी तो इस बात का भी तो ध्यान रखते कि किसी भी पदार्थ का जो प्रत्यास्थ सीमा है, प्रत्यास्थ सीमा हम बात करते हैं इस पर, के बाद घनत्व में वृद्धि संभव नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि प्रत्यास्थ सीमा के बाद अगर आप जाइएगा तो या तो उसमें परिवर्तन होना रुक जाएगा या तो वस्तु नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बैलून का ही लेते हैं, बैलून है, इसको आप अगर इसका जो प्रत्यास्थ सीमा है उससे ज़्यादा आप इसको दबा दीजिएगा तो क्या होगा, ये फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। या तो जैसे हम जैसे उदाहरण लिए चावल की बोरी का, तो उस पर एक सरियाते गए तो उसका एक सीमा है। ऐसा नहीं कि चावल का बोरी इसका इतना घनत्व इतना आयतन ले रहा है तो उस पर अगर हम बोरा पे बोरा सरियाते जाएंगे तो एकदम इतना सा में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक लिमिटेशन है ना, इसकी एक प्रत्यास्थ सीमा है कि उससे ज़्यादा वो संकुचित नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ये बताया आलोचकों ने कि पदार्थ की जो प्रत्यास्थ सीमा के बाद घनत्व में वृद्धि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक इस मत का खंडन हो गया। इसके बाद दूसरा मत घनत्व से संबंधित ही दिया गया। घनत्व से संबंधित दूसरा मत ये दिया गया कि पृथ्वी के जो परतों हैं, विभिन्न परतों में पाए जाने वाले जो पद, उसमें रासायनिक संगठन है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, रासायनिक संगठन में अंतर होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा मत उस घनत्व से संबंधित है। दूसरे जियोलॉजिस्ट द्वारा एक अलग मत प्रस्तुत किया गया जो घनत्व से संबंधित ही था। उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं और ऊपरी भाग हैं, इस समय पदार्थों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि इसका रासायनिक जो संगठन होता है जो अलग अलग होता है। आंतरिक पदार्थ में जो पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ है, जैसे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ना, इसमें कहा गया कि भारी पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है, ये कहा गया। लेकिन इसका भी आलोचना हुआ और आलोचना में यह कहा गया कि अच्छा ये बताइए, जब ये अलग अलग पाया जाता है, इसमें अलग अलग पदार्थ पाया जाता है, तो ये आप स्पष्ट कीजिए कि इसकी भौतिक विशेषता क्या होती है, इसका अंदर का तापमान कितना होता है, ये कहाँ पे कितना दूरी पे पाया जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। आप ड्रिल थोड़े किए हैं कि पृथ्वी में ड्रिल करके आप यहाँ तक आए और आप हमको बताए। पृथ्वी में ड्रिल करना तो संभव अभी तक नहीं हो पाया है, हमारे पास इतना तकनीक हो गया है, फिर भी हम पृथ्वी को ड्रिल करके मात्र अभी तक 11 किलोमीटर तक ही मानव का पहुँच बन पाया है। इससे ज़्यादा ड्रिल नहीं कर पाया है पृथ्वी में आज तक, अभी तक, है ना। तो ये चीज़ एक फैक्टर याद रखिएगा कि पृथ्वी को ड्रिल करके हम उसको अध्ययन की दृष्टि से ही 11 किलोमीटर तक हम ड्रिल करके उसका अध्ययन कर पाए हैं। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो करीब 6400 किलोमीटर के आसपास है, यानी 6370 किलोमीटर है NCERT बुक के अनुसार, है ना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो आलोचकों ने ये कहा कि परतों की आप गहराई स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जो भौतिक विशेषता है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें, आप कहिएगा हम मान लेंगे। तो आलोचकों का एक वर्ग जो था इस मत का भी खंडन किया और इसको नहीं माना, इसका भी आलोचना हुआ। अब ये घनत्व आधारित जब अध्ययन हो गया, उसके बाद अब दूसरे जियोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना, भूगोलवेताओं के द्वारा तापमान आधारित अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसको समझिए, तो ये किसी भी चीज़ को थोड़ा सा रोचक बना के कुछ अपने अंदर एक इंट्रैक्शन पैदा कीजिए, सीखने का लालसा पैदा कीजिए, उसके बाद उसको पढ़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। कि आप कल्पना कीजिए कि उस समय हम होते, मतलब हम कहने का हम लोग होते और हम लोग को ये चीज़ों का सामना करना पड़ता, हम लोग ये नहीं जान पाते कि पृथ्वी के अंदर का तापमान क्या है, अंदर क्या क्या है। आज तो हम बहुत आसानी से चीज़ों को जान पा रहे हैं, लेकिन उस समय भी लोगों के अंदर उत्सुकता हुई होगी, है ना। और उत्सुकता होने के फलस्वरूप ही ऐसे ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो आगे चलकर हम और आगे की ओर बढ़ते गए, तकनीकों का सहारा लिए और आज हम उसके अंदर के पृथ्वी का आंतरिक संरचना को काफ़ी बेहद तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के अंदर अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा कीजिए, जिज्ञासा होना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को मतलब रट के डर के मारे नहीं पढ़िए, किसी के दबाव में नहीं पढ़िए।
आपके अंदर एक जानने की इच्छा होनी चाहिए कि आखिर है क्या, है ना, ये पर्वत कैसे बने हैं, भूकंप क्यों आते हैं, वर्षा क्यों होती है, ये सब आपको खुद से एक सवाल होना चाहिए, ये सब जानने के लिए लालसा होनी चाहिए। तो देखते रहिए, हम धीरे धीरे उन सब सारे सवालों की ओर बढ़ेंगे कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे मैदानी इलाका, कैसे नदी का निर्माण हुआ है। इन सारी चीज़ों पर हम भी बारी बारी से बात करेंगे, है ना। फिलहाल अभी हम तापमान आधारित अध्ययन के बारे में बात करते हैं। तो तापमान आधारित अध्ययन में ये बताया गया कि सतह के केंद्र की ओर जाने, सतह से केंद्र की ओर, जैसे इस प्रकार से पृथ्वी का एक माने इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा भाग पृथ्वी का, तो ऐसे तो कहा गया कि सतह से केंद्र की ओर जाने पर प्रत्येक 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाता है। यानी अंदर की ओर जब जाते हैं तो प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया, मतलब इस स्टेटमेंट के आधार पे, कि 96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि पदार्थ ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकता है। अब ये कथन से इसको इंटरलिंक किया गया। इसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसका मतलब ये है कि 96 किलोमीटर के बाद जो भी पृथ्वी के अंदर का जो भी पार्ट है वो सब द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है, यानी वो अंदर ठोस पदार्थ नहीं है। ये कहा गया तापमान आधारित अध्ययन के आधार पर जो जियोलॉजिस्ट लोग ऐसा विचार प्रस्तुत किए। अब इसकी भी जो है, इसका पुष्टि के लिए वो क्या तर्क दिया, इस कथन का पुष्टि के लिए तापमान आधारित अध्ययन का जो ये कथन दिए कि आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, और इसका पुष्टि करने के लिए ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म को आधार बनाया कि अंदर से देखिए जो पदार्थ निकल रहा है वो सब द्रव अवस्था में निकल रहा है कि नहीं। जो मैग्मा का उद्गार हो रहा है वो द्रव अवस्था में हो रहा है। तो ये इन्होंने कहा। अब इसका भी आलोचना हो गया। जो दूसरे भूगोलवेताओं का जो दूसरा वर्ग था, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाने के कारण वहाँ ऊपरी परत में, यानी ऊपरी परत कहने का मतलब है कि 100-200 किलोमीटर की दूर, पृथ्वी के ऊपरी सतह से 100-200 किलोमीटर तक, है ना, वहाँ तक जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जिस कारण वहाँ का तापमान अधिक होता है। यानी तापमान की जो दर है, तापमान वृद्धि की दर है वो अधिक होता है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं, जैसे ये आपका उसको मैंने उनका कहना ये था कि कुछ हिस्सों तक, यहाँ तक तापमान की दर अधिक होती है, फिर इसके बाद तापमान कमता जाता है। ऐसा नहीं कि इसी रेशियो से बढ़ेगा, है ना। तो जब नीचों की परतों में तापमान की दर में कमी आती है तो ये आलोचना इस कथन का भी हुआ, इसको भी गलत माना गया, यानी कि इसको भी वैल्यू नहीं दिया गया, इसमें इसको भी इस तापमान आधारित अध्ययन को भी उतना सफलता नहीं मिला। इसके बाद जो एक नए वर्ग उभरे, है कि नहीं, ये सदियों तो चला है, ये मतलब ये अध्ययन और खंडन का प्रक्रिया जो है सदियां लग गई थी। इतना हम लोग अभी 3 लाइन जो है 5 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है सैकड़ों वर्ष में पूरा हुआ था। इस प्रकार के स्टेटमेंट आए थे, ऐसा कथन निकाला गया था, है ना। तो अब आया दाब आधारित अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इसको समझिए, ये और रोचक है उससे भी ज़्यादा। इसमें जियोलॉजिस्टों का एक वर्ग ये कहा दाब आधारित अध्ययन में कि देखिए जो तापमान आधारित अध्ययन हुआ था उसमें दाब के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था। उसमें क्या हुआ था, दाब के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए वो गलत साबित हुआ। इन्होंने कहा क्या हुआ कि अगर हम दाब को बढ़ाएंगे, दाब आधारित अध्ययन में ये कहा गया कि दाब को बढ़ाएंगे, ये आपका फैक्ट सही है, इसको मतलब इस सभी के लिए लागू होता है कि ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि दाब के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया था तापमान के अध्ययन के समय। यानी कहने का मतलब इनका कहना यह था कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं,
जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वहाँ दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। अब गलनांक बिंदु क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु गलना शुरू हो जाए, गलने लगे। जैसे मान लिया जाए कि आप जिस मोबाइल में इसको देख रहे हैं वो मोबाइल जो है 200 डिग्री टेम्परेचर पे गल सकता है, मान लिया जाए, आप ऐसा मान लीजिए कि 200 डिग्री टेम्परेचर पे मोबाइल जो है गल सकता है, उसको गलाया जा सकता है। लेकिन अगर दाब बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलने वाला था वो नहीं गलेगा उतना पे, ये हो सकता है कि अब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गलेगा, 500 पे तो गलेगा। तो यानी कहने का मतलब कि जब दाब बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब दाब बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि नीचे का पदार्थ जो है जो गलना चाहिए था वो नहीं गलेगा, है कि नहीं। इसलिए इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि पृथ्वी के आंतरिक परत में ताप अधिक होने पर भी, अधिक दाब होने के कारण, यानी ताप भी अधिक है और अगर दाब भी अधिक है तो उस स्थिति में पदार्थ जो है तरल अवस्था में नहीं होगा, वो ठोस अवस्था में ही रह सकता है। यही चीज़ आप समझिएगा कि अगर दाब बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो ताप आधारित अध्ययन था उसमें कहा गया था कि अंदर की जो पृथ्वी की जो अंदर की जो मतलब परतें हैं वो द्रव अवस्था में हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में हो सकता है ना, और है ऐसा, इन्होंने ये बताया। लेकिन और इस आधार पर निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि पृथ्वी जो है ठोस पदार्थों से निर्मित गोलाकार पिंड है। इस प्रकार से ठोस पदार्थों से निर्मित है, गोलाकार पिंड टाइप का है। ये आपका दाब आधारित अध्ययन में बताया गया। अब आलोचकों का एक दूसरा वर्ग जो है उन्होंने ये कहा, अच्छा ये बताइए तो अंदर जब ठोस ही पदार्थ है तो मैग्मा कहाँ से निकलता है, यानी लावा कहाँ से निकलता है? जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो फिर अंदर से द्रव क्यों निकलता है? तो इसका भी जवाब वो नहीं दे पाए, तो इसलिए इस मत का भी खंडन कर लिया गया। कुल मिला के आपको ये समझना है यहाँ पे एक पारंपरिक विचार में कि घनत्व आधारित, तापमान आधारित और दाब आधारित जो अध्ययन प्रस्तुत किए गए वो काफ़ी हद तक असफल साबित हुए। आगे चलकर जब प्राकृतिक स्रोत के आधार पर हम ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में, भूकंप विज्ञान के बारे में अध्ययन किए तो उससे खास करके भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई और उसी को आधार बना करके हम आज भी उसको मान्यता दे रखे हैं और वो मान्य माना जाता है आज भी, और उसी को हम पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल। पढ़ते तो ये भी हैं लेकिन मान्यता उसी को है। ये सब का खंडन हो चुका है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद भी रखना है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं प्राकृतिक स्रोत के आधार पर जो ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना ये है ज्वालामुखी और भूकंप। देखिए ये चीज़ें जो है ज्वालामुखी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका उत्पत्ति कैसे होता है, इसके प्रभाव से क्या क्या चीज़ें पृथ्वी पर निर्मित होती है ना। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, कौन से भूकंप के जोन है, कितना रिक्टर पैमाना, ये सब हम भूकंप के बारे में नहीं पढ़ रहे अभी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए, इस आधार को खोजने के लिए हम अभी भूकंप विज्ञान का सिर्फ उसी रूप में, उसी वे में हम अध्ययन करेंगे। अभी हम भूकंप आगे पढ़ेंगे तब उसमें और डिटेल से इसके बारे में हम जानेंगे, उसी प्रकार से ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए जितना ज़रूरी है उसी पे बात करेंगे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखीता पर, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म में ये हुआ कि मैग्मा के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, मैग्मा से के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर
पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये कहा गया कि अंदर लगता है भारी, क्योंकि जो बाहर जो मैग्मा आया तो उसका अध्ययन किया गया, और उसका अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है और जो अंदर से मैग्मा आया है, ये दोनों में के पदार्थ में जो रासायनिक डिफरेंस है, यानी नीचे जो पदार्थ इससे जो निकल रहा है, उद्भव हो रहा है, वो भारी पदार्थ है। तो इन्होंने इस आधार पे कहा कि इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक दशा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी इससे संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग का पूर्ण जानकारी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ये समझना है आपको, ये भी मतलब एक तरह से उतना सफल नहीं हो पाया। जो ज्वालामुखी के आधार पे जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो बताया गया, वो भी सर्वमान्य साबित नहीं हुआ, या असफल कह सकते हैं उसको, असफल साबित हुआ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भूकंप विज्ञान, इसको आधार बना के जो माना गया, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम आधार बना के अभी भी हम इसका इस अध्ययन को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, इसको वैल्यूएबल माना जाता है अभी भी। तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय आगे ले लेते हैं। अब देखिए, भूकंप जो है, ये मान लिया पृथ्वी है और ये भूकंप केंद्र है यहाँ पे। तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको भूकंप का मूल कहा जाता है, यानी फोकस कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भूकंप का मूल या भूकंप का फोकस। उसी को दूसरा वर्ड अवकेंद्र कहते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट, अगर फोकस ऑप्शन में नहीं रहा तो आप हाइपोसेंटर या अवकेंद्र, ये याद रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी पर जिस स्थान पे भूकंप का पहला प्रभाव महसूस किया जाता है, उस स्थान को हम कहते हैं ईपी सेंटर, उसको कहते हैं ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया जाता है, भूकंप का पहला प्रभाव महसूस किया जाता है, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। अब देखिए, थोड़ा सा ये प्रश्न, ये चीज़ समझिएगा यहाँ पे, भूकंप का केंद्र कभी भी पृथ्वी के बीचों बीच नहीं हो सकता है, जहाँ जब भी होगा, क्योंकि भूकंप जो है इसी भाग में आता है। जब प्लेट संचलन हम आगे पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक, तो वहीं पे समझेंगे कि भूकंप कैसे क्रिएट होता है। तो ये चीज़ समझिएगा कि भूकंप जब भी निर्मित होगा, तीन ही क्षेत्रों में होगा, किनारे वाले पार्ट में। भूकंप कभी भी बीच वाले क्षेत्र में क्रिएट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे आप ये समझ लिए, इतना यहाँ पे समझिए। अब ये सब जो भूकंपीय तरंग है, ये सब और सब भूकंपीय तरंग है, सभी दिशाओं में इधर फैला, इधर इधर, ये अलग चीज़ है। आपको यहाँ पे मूलतः ये याद रखना है, भूकंप का फोकस और अधिकेंद्र। अब आगे चलते हैं भूकंप के तरंग के बारे में। भूकंपीय तरंगों को तीन भागों में बांटा गया। पहला जो है पी तरंग, यानी प्राथमिक तरंग इसको कहते हैं। दूसरा एस तरंग, यानी सेकेंडरी तरंग, है ना, यानी द्वितीय तरंग। और तीसरा है सरफेस वेव, यानी सतही तरंगे भी इसको बोला जाता है, और या उसको एल तरंग बोलते हैं। तो तीनों तरंग के बारे में आइए जानते हैं बारी बारी से, एक इसका परिचय लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं इसका, पी तरंग का, एस तरंग का और एल तरंग का। पी तरंग में जो है, इसका गति सर्वाधिक होता है। पी तरंग का गति सर्वाधिक होता है। ये जो तरंग है ध्वनि तरंग की तरह सीधी रेखा में गमन करती है। माध्यम जो है, अगर घनत्व बढ़ जाएगा, अगर माध्यम, जिस माध्यम में ऐसे गति कर रही है, अगर उसका घनत्व बढ़ गया तो पी तरंग की गति भी बढ़ जाती है। अब घनत्व किसका ज़्यादा होगा, ठोस का या द्रव का, तो जाहिर सी बात है ठोस का घनत्व ज़्यादा होगा। तो जब ठोस माध्यम में पहुंचता है पी तरंग, तो उसका गति उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये जो है सबसे कम विनाशकारी होता है। कम विनाशकारी क्यों होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए। इसे देखिए, ये इस प्रकार से गति करता है, जैसे इस प्रकार से जो है, एकदम इस प्रकार से
ऊपर नीचे की ओर तरंग की गति जो है मतलब आगे पीछे तरफ इस प्रकार से, जैसे आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मान लिया जाए कि ये तरंग की गति है, इसमें जो है आगे पीछे सिर्फ कंपन होता है इस प्रकार से हल्का हल्का। मान लिया जाए, आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक सांप है, सांप जानते होंगे, स्नेक सांप है, वो मान लिया जाए कि गति में है एकदम, और वो गति में तो है ही, वो ऐसा समझिए उसको, इसमें गति इस प्रकार से, कंपन इसमें इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि अगर कोई सांप कोई मेढक को खा लिया हो, और मेढक जब खाएगा वो, तो देखे होंगे कभी आप सांप को अगर देखे होंगे तो इस प्रकार से हल्का हल्का जैसे वो मेढक इसमें उठता जाता है इस प्रकार से, मतलब पता नहीं चलेगा लेकिन हल्का हल्का उभरा हुआ रहेगा। तो उसी प्रकार से ये जो गति होती है ना, एकदम आगे पीछे हल्का, ये जो उतना विनाशकारी नहीं होती है बिल्कुल। या तो आप यूट्यूब पे जाइएगा तो आप ऐसा कीजिएगा, आप ऐसा सर्च कीजिएगा पी तरंग का एनिमेटेड वीडियो, पी तरंग का एनिमेटेड वीडियो, अगर आप सर्च कीजिएगा तो उसका एक वीडियो आ जाएगा कि वो तरंग कैसे गमन करती है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ, है ना। तो आप ये देख रहे होंगे फिगर इस प्रकार से, मतलब हल्का हल्का जो है तरंग आगे पीछे सिर्फ होता है। तो इस स्थिति में सबसे कम विनाशकारी होता है, सबसे कम विनाशकारी होता है। तो ये आपको ये जानना है कि पी तरंग जो होती है उसकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक गति से गमन करती है ये, और सीधी रेखा में ध्वनि तरंग की तरह गमन करती है। तीसरी बात कि अगर घनत्व, माध्यम का घनत्व अगर बढ़ जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था में इसकी गति तेज हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये सबसे कम विनाशकारी होती है, सबसे कम इसी से विनाश, इससे हल्का झटका महसूस, मतलब पतला भी नहीं चलता है, ये भूकंपीय तरंगों से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे सिर्फ हल्का कंपन होता है, कोई ज़्यादा क्षति नहीं होती है इससे। इसके बाद हम बात करते हैं इस तरंग की, सेकेंडरी वेव की। सेकेंडरी वेव जो होती है ये पी तरंग की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है, ये पी तरंग की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है। इसमें ये जो तरंग है द्रव भाग में लुप्त हो जाता है, यानी कि इसका गमन जब द्रव पार्ट आ जाता है, तो कि अब इसी आधार पे हम एक कहेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोड है ना, वो द्रव भाग में है, क्योंकि यहाँ ये वाला तरंग गमन नहीं कर सकती है इस तरंग। तो इसी आधार पे हम निकालते हैं और ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो कोड है, कोर है ना, बाह्य कोर है, आंतरिक नहीं, पृथ्वी का जो बाह्य कोर है, हम बात करेंगे उस पर। पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है। हम इसी तरंग की गति के आधार पे यह निष्कर्ष निकालते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि घनत्व बढ़ेगा, किसी माध्यम का घनत्व बढ़ेगा तो तरंग की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये वाला भी जो तरंग है, ये तरंग है जो द्रव भाग में लुप्त हो जाती है, द्रव भाग में गमन नहीं कर पाती है, और वहीं ठोस में यानी घनत्व बढ़ जाने पर इसका गति इसमें भी, उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तरंग का गति जो है, तरंग की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है, उसमें आगे पीछे, ध्यान रखिएगा, उसमें आगे पीछे, और इसमें क्या होता है, लंबवत होता है इस प्रकार से। तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार से भूकंपीय तरंग इस प्रकार से गति करेगी ऊपर नीचे इस प्रकार से, है ना, लंबवत रूप में, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा विनाशकारी होगी, ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। ये बड़े बड़े मकान को सीधा उलट देगी, इस प्रकार से समझिए इसको। तीसरा है एल तरंग। एल तरंग क्या होता है, एल तरंग जो है पी तरंग और एस तरंग के अभिसरण, यानी कि दोनों तरंग अगर एक साथ हो जाती है, पी तरंग और एल तरंग, दोनों तरंग जब एक साथ अपना प्रभाव उत्पन्न करती है तो उसको हम कहते हैं सरफेस वेव, यानी कि एल तरंग। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, जाहिर सी बात है, जब दोनों तरंग एक साथ मिलेगी तो उसका प्रभाव और ज़्यादा विनाशकारी होगा। इसका गति भी सबसे कम होता है, एकदम आराम आराम से विनाश करते हुए आगे बढ़ती है ही, है ना। तो इस स्थिति में आपको ये जानना है कि एल तरंग जो है, यानी सरफेस वेव जो है, सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ये आप समझ पाए होंगे, भूकंप का केंद्र को, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहते हैं, जहाँ पे पहला प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। उसमें फिर उसके भूकंप के बारे में हम 3 तरंगों के बारे में पढ़े, है ना, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। एल तरंग जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है।
अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसका इन तरंगों का संचरण कैसे होता है, खास करके पी तरंग और एल तरंग का किन किन क्षेत्रों में जा पाता है, नहीं जा पाता है। उसी आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कहाँ पे किस प्रकार का पृथ्वी के अंदर का परत है, कहाँ पे ठोस है, कहाँ पे द्रव है। अभी हम आपको बताएं कि पृथ्वी के अंदर मात्र जो है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा 11 किलोमीटर तक ड्रिल किया गया है, लेकिन हम क्या पता कर चुके हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात यहाँ तक कोई आदमी पहुँचा नहीं होगा अभी तक, लेकिन फिर भी हम कैसे बता दिए है कि नहीं कि पृथ्वी की त्रिज्या इतना है। यानी हम का मानने मतलब मैं नहीं, जो हमारा विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो कहता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो यानी पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6370 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी के ऊपरी परत से। तो ये चीज़ें तक हम पहुंचने के लिए हम किस किस चीज़ों का यानी कि इसके तरंगों का किस प्रकार से अध्ययन करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन विचार करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इससे संबंधित है पहला ये चीज़ समझना आपको कि भूकंपीय तरंगों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के आधार पर जो पृथ्वी भूकंपीय तरंगों की गति और भ्रमण पथ, इसका भ्रमण पथ क्या होता है, क्योंकि हम अभी आपको बताया कि इसके भ्रमण पथ के आधार पर ही हम ये जान पाएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ पे द्रव अवस्था है, कहाँ पे ठोस अवस्था है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे पढ़े कि ये जो है इसे एल तरंग है, इसकी सर्वाधिक गति जो होती है विनाशकारी होती है, इसका गति सबसे कम होता है। इसके अलावा ये जो आप पढ़े यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इस तरंग है जो द्रव भाग में क्या होती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि द्रव भाग में गमन नहीं कर पाती है। तो जहाँ पे जैसे ही इस तरंग लुप्त होगी इसका मतलब हमें समझ जाते हैं कि वहाँ पे द्रव अवस्था है, द्रव वाला पार्ट है पृथ्वी के अंदर। तो इन चीज़ों को आइए समझते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि भूकंपीय तरंग की गति और भ्रमण पथ के आधार पर ये जो है सीधी रेखा में नहीं चलती। देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, इससे अब देखिए अब यहाँ पे आप ये समझिए जैसे पृथ्वी है, अब यहाँ पे भूकंप केंद्र है, तो यहाँ से जब ये गति करना शुरू करती है तो यहाँ से गति ऐसे कर सकती थी, इस प्रकार से ऐसे, लेकिन हमें अध्ययन से यह पता चलता है कि ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। इसका जो पथ होता है, इसका जो भूकंपीय तरंगों का जो चलने का जो पथ होता है वो वक्राकार होता है। वक्राकार कहने का मतलब इस प्रकार से, वक्राकार कहने का मतलब इस प्रकार से है ना, इस प्रकार। तो अब उसके आधार पर फिर हम निष्कर्ष ये निकाले कि इसमें घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। क्या होती है? घनत्व संबंधी, इसके गति तरंग की गति के आधार पे हम निष्कर्ष निकाले कि इसके घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है, और उससे दूसरा निष्कर्ष निकाले कि भूकंपीय छाया क्षेत्र निर्मित होते हैं, यानी कि कौन से क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ का भी हम जानकारी इससे प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे पी तरंग से निर्मित होने वाला जो छाया क्षेत्र है उसके बारे में। अब देखिए ये पी तरंग से जो पी तरंग, जैसे यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया कि भूकंप कभी भी यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों होता है हम आगे प्लेट टेक्टोनिक में बात करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये पृथ्वी के ऊपरी सतह में होता है। ऊपरी प्लेट संचलन जो होते रहता है उसी में भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप मान लीजिए यहाँ पे उत्पन्न हुआ, भूकंप ये उसका फोकस हो गया। अब ये फोकस हुआ, अब इसके बाद जो है भूकंपीय तरंगों का जो वक्राकार पथ में इस प्रकार से उसका संचलन होता है, इस प्रकार से गमन करती है। अब यहाँ पे देखिए पी तरंग में क्या होता है कि यहाँ से आने के बाद यहाँ इधर मुड़ गई, और इसके बाद ही कोर में भी गमन करते हुए फिर इसका यहाँ विचलन होता है और यहाँ 142 डिग्री तक आती है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री क्षेत्र जो है ये पी वेव शैडो जोन है, यानी कि पी भूकंपीय तरंग से नहीं, पी तरंग से निर्मित होने वाले छाया क्षेत्र है ना, ये शैडो जोन। आप याद ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी तरंग से निर्मित होने वाले जो छाया क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा 103 डिग्री से लेकर के
142 डिग्री तक। ये जो क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के जो क्षेत्र होते हैं 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक, वो होते हैं पी तरंग छाया क्षेत्र, पी वेव शैडो जोन। इसी प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे दोनों चीज़ें। इससे निष्कर्ष क्या निकला, ये तरंग से निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि घनत्व संबंधी विभिन्नता के कारण पी तरंग का जो पथ होता है वो वक्राकार होता है। एक निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक जो है पी वेव शैडो जोन निर्मित होते हैं, यानी वहाँ पे भूकंप का इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा ये निकला कि आंतरिक कोर के ठोस अवस्था में पाए जाने का प्रमाण सर्वाधिक घनत्व, यानी कहने का मतलब है कि ठोस अवस्था में जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता है, यहाँ पे एंट्री करता है ये तरंग, तो यहाँ पे इसका गति बढ़ जाता है। तो गति बढ़ने का मतलब है आपको ये जो अंदर में जो ठोस कोर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि अंदर में जो गति बढ़ने का मतलब हुआ कि वहाँ पे ठोस अवस्था है ना। गति कमता है फिर बढ़ता है, इसका मतलब ये निष्कर्ष ये निकलता है कि आंतरिक कोर के ठोस अवस्था में हो जाने का प्रमाण है। यानी पी तरंग से हम इतना निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। अब ठोस है तो सर्वाधिक घनत्व है, वहाँ पे घनत्व तो ऊपर, ठोस तो ऊपर भी है, लेकिन वहाँ पे गति अधिक हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं एस छाया क्षेत्र। अब इस तरंग छाया क्षेत्र में क्या है, इसमें आपको ये जानना है कि इसे देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे फिगर। इस फिगर में आपको ये समझना है, इसे ये फोकस हो गया। इसके बाद जब ये तरंगे चलती हैं, इस तरंगे, तो ये जो इस प्रकार से वक्राकार पथ पे आती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि कोर का जो पार्ट है, कोर को पार नहीं कर पाती है। इस तरंग जो है कोर को पार नहीं कर पाती इस प्रकार से। तो जब ये कोर को पार नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे हम इन निष्कर्षों पे पहुँचते हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानेंगे कि 103 डिग्री जो है क्या हो गया, इसका एस वेव शैडो जोन हो गया। ये टोटल जो है एस वेव शैडो जोन हो गया। उसमें क्या बात किए थे पी वाला में 103 से लेकर के, इसमें हम बात किए थे 103 से लेकर 142 तक, लेकिन इसमें 103 इधर 103 इधर, यानी कि इस प्रकार से 103 डिग्री जो क्षेत्र होगा वो एस वेव शैडो जोन होगा। इससे अब निष्कर्ष ये निकलता है, आप निष्कर्ष पे ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव माध्यम में यह तरंग विलुप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी का जो कोर है, आप इस प्रकार से देखिए, ऐसे समझिए इसको। ये पृथ्वी का ये मान लिया जाए क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, और ये जो है टोटल भाग ये पूरा कोर है। और कोर का देखिए अभी हम बोले, इसको समझिएगा, कोर को दो भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक कोर, हिमालय आंतरिक कोर है, ये आंतरिक कोर है, ये बाह्य कोर है। ये वाला जो है ये बाह्य कोर है, एक्सटर्नल कोर है। तो ये बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये वाला जो यहाँ तक भूकंपीय तरंग आती है और यहाँ से मुड़ जाती है, इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। अब आप ये पढ़े थे कि ये तरंग जो है द्रव में गमन नहीं कर पाती, तरल अवस्था में वो गमन नहीं करती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, जो कोर का जो बाह्य भाग है, बाह्य कोर है, ये जो बाह्य कोर है ये आपका द्रव अवस्था में है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो अपना क्षेत्र जो है यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता है, उसका क्षेत्र यहाँ तक ही सीमित हो जाता है, इस क्षेत्र तक ही। तो ये आप दूसरा निकल। अगला आप ये समझते हैं उसमें कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में, क्योंकि वहाँ पे गति बढ़ जाता है। और ठोस ही नहीं है, उसका घना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पी तरंग की गति बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ समझना है। देखिए इस प्रकार से दोनों तरंगों की हम अगर बात करें, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका पूरा टोटल कोर है, और ये जो है ये आपका बाह्य कोर है, ये बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है। तो बाह्य कोर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये निष्कर्ष इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पे इस तरंग का प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस तरंग का गुण है कि वो जो है तरल अवस्था में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि आंतरिक कोर का
जो कोर का जो बाह्य भाग है यानी बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है। आंतरिक कोर में निष्कर्ष ये निकला था पी तरंग के बारे में कि पी तरंग का गति यहाँ पे बढ़ जाता है इस क्षेत्र में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। घनत्व ज़्यादा है इसका मतलब ठोस अवस्था में तो है ही, लेकिन ठोस अवस्था में भी बहुत भारी पदार्थ यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है ना। इन चीज़ों का हम बाद में विश्लेषण करेंगे जब और भी हम पृथ्वी, अब तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू लिए हैं कि आपको ये बताने का प्रयास किए हैं कि इन भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर यानी उसके जो भ्रमण पथ है उसके आधार पे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है और उसी आधार पे हमें वर्गीकरण किया है मेंटल, क्रस्ट, कोर को भी बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना किस प्रकार का है, कहाँ कितना घनत्व होता है, किस जगह पे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में। इन चीज़ों पर हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।